हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं विजन का इकोनॉमिक सेक्शन। ठीक है, तो इकोनॉमिक सेक्शन में हम बात करेंगे आज डब्ल्यूटीओ के कुछ जो नए एग्रीमेंट्स आए हैं फिशरीज सब्सिडीज़ को लेकर, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, रिसेंटली क्या हुआ, स्विट्जरलैंड ना एक ऐसी पहली कंट्री बनी है डब्ल्यूटीओ मेंबर में जिन्होंने फॉर्मली सबमिट अपनी एक्सेप्टेंस दिखाई है डब्ल्यूटीओ के न्यू एग्रीमेंट में ऑन फिशरीज सब्सिडीज़। ठीक है, अब स्विट्जरलैंड ने ना क्या साइन करा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस पे उन्होंने सिग्नेचर्स करे हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ जो डब्ल्यूटीए थे, इनफॉर्मल डब्ल्यूटीओ की जो मिनिस्ट्रल मीटिंग थी, है ना, हेल्ड हुई थी ऑन द साइड लाइन्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपके एनुअल मीटिंग होती है डेवॉस, स्विट्जरलैंड में हुई थी। अग्रीमेंट में अडॉप्ट किया गया कि जो 12th मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हुई है 2022 की, जेनेवा है, उसमें जेनेवा पैकेज को एक्सेप्ट करा गया है, अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, एक्सेप्टेंस में क्या होता है, फ्रॉम 2/3 ऑफ डब्ल्यूटीओ मेंबर्स को ज़रूरत होती है उस एग्रीमेंट की, तो इफेक्ट में लाने के लिए ध्यान रखना 2/3 मेंबर्स किसके चाहिए होते हैं, डब्ल्यूटीओ के, इस एग्रीमेंट को इफेक्ट में लाने के लिए। अब इसमें ना देखो, नए एग्रीमेंट में फिशरी सब्सिडीज अंडर डब्ल्यूटीओ में है क्या, समझो। देखो, इसमें ना बिल्कुल प्रोहिबिट करा गया है सब्सिडीज जो कि IUU यानी कि इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग को क्या करा गया है कि ऐसे में सब्सिडी बिल्कुल क्या कर देनी है, प्रोहिबिट कर देनी है अंडर आर्टिकल 3। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करने को बोला गया है। प्रोवाइड्स फॉर अ 2 ईयर पीस क्लॉज है इसके अलावा। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, LDC डिसडेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। और यहाँ बोला गया है कि प्रोहिबिशन ऑन सब्सिडीज फॉर फिशिंग और फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग ओवर फिश स्टॉक्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर फिशिंग की जाती थी, ओवर फिश स्टॉक्स रखे जाते थे, वो भी कम, सब्सिडी हटाने की बात वहाँ पर भी की गई है। सब्सिडी वहाँ पर भी हटाई जाएगी जहाँ पर फिशिंग एंड फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, आप कोस्टल मेंबर नहीं हो, नॉन मेंबर हो, तो बिल्कुल हटा दी जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन ट्रांसपेरेंसी की भी यहाँ पर बात की गई है, इसके अंदर ये है। अब इंडिया एंड फिशरीज़ का समझ लो क्या महत्वपूर्ण रिश्ता है। देखो, सबसे पहली बात क्या है, इंडिया ना 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है। ठीक है, और 4th लार्जेस्ट हम एक्सपोर्टर हैं, बाहर देते हैं, हम अपनी कंट्री से बाहर ले जाते हैं फिश और फिशरीज़। और ध्यान रखना, इंडिया का 10% का जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है वो किस फॉर्म में है, फिश और शेलफिश आपके स्पीशीज़ के फॉर्म में है। इंडियन फिशरीज़ हमारा फुल्ली कौन मैनेज करता है, स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है। आपको फैक्ट सारे के सारे गाइस, ये फैक्ट्स ध्यान में रखना, क्योंकि जब ये पेपर में आ जाते हैं ना तो हमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। 7.7% ऑफ द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है। 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन है ये इन दी वर्ल्ड, हमारी कंट्री। फिशरीज बीइंग का हमारा, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, तो स्टेट का यहाँ पर फिशरीज गवर्नेंस से रिलेटेड रोल होता है। मराइन फिशरीज की बात करोगे तो वहाँ पर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसकी किसकी, सेंट्रल एंड दी कोस्टल स्टेट या फिर UT गवर्नमेंट। अच्छा, हमारा फिशरीज सब्सिडीज़ में क्या स्टेटस है, तो इंडिया इज़ होम टू एज मैनी 9 मिलियन फिशरमैन्स फैमिलीज़, है ना। देखो, सोचो, हमारे यहाँ 9 मिलियन फिशरमैन फैमिलीज़ रहती हैं जो डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट उनको लाइवलीहुड, मतलब उनको लाइवलीहुड इसी से मिल रहा है, तो उनको असिस्टेंस देना, सपोर्ट करना, दिस इज द जिम्मेदारी ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद स्कीम एंड पॉलिसीज़ हमने बनाई हैं, ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम है, फिशरी एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंडिया सब्सिडी देती है $15 पर फिशरमैन फैमिली पर ईयर, है ना। उससे रिलेटेड आपका किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये सब भी हमने फिशरी सेक्टर के लिए लगाया है। अच्छा, क्या कुछ नए एग्रीमेंट्स भी हैं फिशरी से रिलेटेड, तो ध्यान रखना, कंट्रीज विच हैड प्रोवाइड ह्यूज सब्सिडीज इन द पास्ट, उनके ऊपर अब ऑब्लिगेशन लगाया है कि वो सब्सिडीज़ पर रोक लगाएं, ताकि पोल्यूटर पे प्रिंसिपल यूज़ करें। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि डिमांडिंग दैट डेवलपिंग कंट्रीज आर टू बी लार्जर ट्रांजिशन ऑफ 25 ईयर्स, तो उनको बोला गया कि भाई आप ख़त्म करना शुरू करो सब्सिडीज़ को विद इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो डिमांड डिसिप्लिन सब्सिडीज़ पर लगाना ज़रूरी था, तो इसलिए करा जा रहा है। अच्छा, अब ये क्यों करा जा रहा है, न्यू अग्रीमेंट जो आए हैं फिशरी सब्सिडीज़ के, इसके बेनिफिट क्या है, तो उससे पहले थोड़ा सा समझ लो फिशरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, फूड सिक्योरिटी दे रही है, पर्टिकुलरली जो रूरल एरिया में बंदा रह रहा है, उसको फूड एंड न्यूट्रिशनल सोर्स कहाँ से मिलता है, वो फिश से मिलता है। 90% ग्लोबल का जो इनलैंड कैप्चर फिशरीज़ है वो प्रोडक्शन ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कर रहा है, तो कौन, मतलब फूड सिक्योरिटी के लिए फ़ायदा है, मिलियंस ऑफ लोगों को जॉब देता है, इकोनॉमिकली फ़ायदा है। इकोसिस्टम के लिए इनलैंड फिशेस बहुत ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। ठीक है, सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव, सोशली हमारा और क्या फ़ायदा करा रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रही है, एम्पावर कर रही है इंडिविजुअल्स को फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली नीड्स फुलफिल करने के लिए। अच्छा, ह्यूमन हेल्थ और वेलबींग के लिए भी ज़रूरी है। एडवांसमेंट इन डिजीज़ कंट्रोल, मेडिकल रिसर्च के लिए राल्बिवोरस फिश जो होती है उसको यूज़ किया जाता है डिजीज़ कंट्रोल करने में, कैरिंग मॉस्किटोज़ वगैरह जो कैरी करते हैं ना,
तो यूज टू कंट्रोल डिजीजेस, इसका काम देखो आप कितना ज़रूरी है, इसीलिए फिशरी सेक्टर पे हम बात कर रहे हैं। अब आओ इसके बेनिफिट समझो। जो नया एग्रीमेंट आया उसका पहला बेनिफिट क्या है, ये ना इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग को क्या करेगा, कर्ब कर देगा। इसलिए एग्रीमेंट क्या करेगा, नया वेपन तैयार कर रहा है ग्लोबल फाइट अगेंस्ट सच फिशिंग। सेकेंड ये कह रहा है कि प्रोटेक्टिंग ओवरफिश स्टॉक्स को रोकेगा। देखो ये बहुत ज़रूरी था, ओवरफिश स्टॉक, यानी कि इस एग्रीमेंट में पूरा मैनेजमेंट सुधारने की बात की गई है। जो मैनेजमेंट अभी धज्जियाँ उड़ाई हुई थी इसको ठीक करने की बात की जा रही है। तीसरी चीज़ क्या है, अनरेगुलेटेड हाई सीज़ को प्रोटेक्ट करेगा। देखो जब प्रोहिबिट होंगी सब्सिडीज़ फिश में तो अनरेगुलेटेड हाई सीज़ पे बंदे जाएंगे नहीं, तो अग्रीमेंट इसलिए किया जा रहा है ताकि मैनेजमेंट जो है वो अच्छा काम कर पाए। नो प्रोहिबिशन ऑन डेवलपमेंट सब्सिडीज़, ध्यान रखना कोई प्रोहिबिशन किस में नहीं लगाई है, डेवलपमेंट सब्सिडीज़ पे। क्यों, क्योंकि उसमें तो ज़रूरी था। तो WTO मेंबर रिगार्डिंग ग्रांटिंग या सब्सिडी मेंटेन किसी वेसल में ऑपरेटर में करना चाहते हैं तो एज लॉन्ग एज नॉट कैरिंग IOU तो आप तब तक कर सकते हो। सब्सिडीज़ फॉर रीबिल्डिंग ओवरफिश स्टॉक्स उसमें भी दी जा रहा है। तो अग्रीमेंट ये भी अलाउ कर रहा है कि अगर आप ओवरफिश स्टॉक्स की जगह एज लॉन्ग एज अगर वो इम्प्लीमेंट रीबिल्ड करने की कोशिश है, बायोलॉजिकली सस्टेनेबल लेवल पे ले जाने की बात है तो आप वहाँ करिए। उसके बाद हम पे जिम्मेदारी है 2030 तक क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फुलफिल करना है। आपने कसम खाई है पेरिस एग्रीमेंट में, तो एग्रीमेंट हेल्प्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि जो 14.6 है इसमें बोला जा रहा है कि हार्मफुल फिशरीज़ की सब्सिडी को हमें एड्रेस करना है। ठीक है जी, तो इसलिए हमारे को फर्दर डिप्लीशन से बचाने के लिए ज़रूरी है। अब WTO का बहुत नाम सुना ना आपने पूरे, इसमें तो ध्यान रख लो WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स इसके क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ध्यान रखो इंडिया भी इसका मेंबर है। ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल ऑफ ट्रेड से रिलेटेड डील करती है, 98% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड को कवर कर रही है। मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हर 2 साल में होती है। जनरल काउंसिल यहाँ पर होता है जो डे टू डे के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो कंक्लूडिंग लाइन पे ये बोला जा रहा है कि 25 ईयर्स का ट्रांजिशन पीरियड पे एग्री किया जा रहा है, विच इज़ इंपॉर्टेंट। पॉलिसी स्पेस बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी चाहिए। जो हमारे बेचारे लो इनकम फिशरमैन हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उनकी भी हमें ग्रोथ का ध्यान रखना है। तो एग्जाम्पशन फ्रॉम डिसिप्लिन, यानी कि जो लो इनकम है, रिसोर्स पुअर हैं, लाइवलीहुड्स उनका फिशिंग पर्टिकुलरली अगेन फॉर दोज नेशन जो कि इन्वॉल्व ही नहीं होते लॉन्ग डिस्टेंस फिशिंग, अब क्रूजिव जोन है ना, हाईली एसेंशियल था कि हम सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को प्रोवाइड कर पाएँ। इसीलिए इस तरह के प्रावधान ऐसे एग्रीमेंट लेकर आए गए हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट पे, दैट इज़ इनइक्वालिटी इन इंडिया पर बात करेंगे हम आज। देखो, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट इंडिया स्टोरी रिपोर्ट आई, रिसेंटली रिलीज़ करी गई, ऑक्सफैम इंडिया ने इसको रिलीज़ करा था और हाईलाइट किया कि इंडिया नॉट ओनली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी बट हम सबसे ज़्यादा अनइक्वल भी हैं। अब रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या आती हैं कि 1% जो इंक्रीज़ हुआ है फूड इन्फ्लेशन में, और 0.5 राइज अंडर नरिशमेंट हमारा इंक्रीज़ हो गया है, 0.3% हमारे इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी के रेट में बढ़ावा हुआ है। रिच हमारा जो बंदा है वो सिर्फ 1% है, 40% का टोटल वेल्थ वही लेके चलता है। सोचो आप, बाकी सारे धक्के खा रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी में देखो 3% वुमेन ही खाली रेगुलर सैलरीड जॉब्स में, बाकी 60% बेचारी एज़ कम्पेयर टू द मेन। ठीक है, इनडायरेक्ट GST का जो ये ऐसा बात है, नेचर ऑफ GST टैक्सेस वर रिग्रेसिव है बट इन्वेरिएबली बर्डन्स वाइज सेक्शन को दे रहा है। अब इनइक्वालिटी यूनाइटेड नेशंस की लैंग्वेज में क्या है, जो इक्वल ना हो स्टेटस में, राइट्स में, अपॉर्चुनिटीज़ में, वो इनइक्वालिटी है। डेवलपमेंट थ्योरीज पे चलती है जो कि कंसर्नड है विद इक्वालिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, इनकम, वेल्थ में। अब 2 पर्सपेक्टिव हैं, एक आता है इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कि एक्सेस ही नहीं मिला हमें एजुकेशन का जी, तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आउटकम्स यानी कि जो मटेरियल डायमेंशंस हैं ह्यूमन वेलबींग्स की, जैसे लेवल ऑफ इनकम, एजुकेशनल अटेनमेंट्स, ये नहीं पूरा हुआ। फिर इनकम इनइक्वालिटी को हम ना जांचने के लिए, परखने के लिए ना एक कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं, गिनी कोएफिशिएंट। ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है गाइस, और इसमें हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें लॉरेंस कर्व भी बनता है जो डिग्री ऑफ इनकम इनक्वालिटी को बताता है। ठीक है, अब ना इसमें होता क्या है, देखो इसमें ना इनइक्वालिटी का रेट जीनी कोएफिशिएंट में ना 0 to 1 होता है। अगर तो 0 आपका रेट आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी कंट्री बहुत इक्वल कंट्री है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, टोटल इक्वालिटी की बात करता है, इक्वल शेयर है वहाँ पे सभी इंसानों का। लेकिन अगर 1 है और समटाइम 100 वुड मीन दैट 1 person हैज़ एवरीथिंग, मतलब एक ही बंदे के पास सब कुछ है और बाकी बेचारे परेशान बैठे, यानी कि इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो रखी है। अच्छा, वेल्थ गैप होता है या इम्पैक्ट क्या पड़ता है, मान लो परसिस्टेंट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सोशल पोलराइजेशन होगा। पॉवर्टी रिडक्शन आपने की नहीं, सोशल मोबिलिटीज़ रिड्यूस होंगी। फॉर इंडिया विच हैज स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी ओवर रिलीजन, ये सब तो फिर लड़ेंगे बैठेंगे तो फ्रैक्चर पॉइंट हो जाएगा, एक तरह का पोलराइज हो जाएगी सोसाइटी। सोशल जस्टिस आपका हैम्पर करेगा, सेफ्टी एंड वेलबिंग जो आप इतना चिल्ला रहे हो वनरेबल सेक्शंस के लिए, वो सारा 0/0 हो जाएगा। फिर पॉलिसी रिस्क बन सकती हैं, कैसे, इट कैन लीड टू बैकलैश
अगेंस्ट योर ग्रोथ, इन्हांसिंग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। आप फुल्ली फ्यूल्स प्रोटेक्शनिस्ट बन जाओगे, फिर आप इकोनॉमिक रिस्क, आपकी कंट्री में मास पॉवर्टी आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद इन्वायरमेंटल रिस्क बढ़ेंगे, वेटलैंड्स आपके डैमेज होंगे क्योंकि आपने अनजस्ट तरीके से रखा है, लोग कहीं भी घर बसाएंगे, कुछ भी करेंगे, रिवर पॉल्यूशन फैलाएंगे। फिर पॉलिटिकल रिस्क की बात करा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, वो फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है ना। तो दिस इज़ अबाउट दी परसिस्टेंट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इम्पैक्ट। अब हम समझते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करने का। चैलेंज पहला है तो गाइस हिस्टोरिकल डिफरेंस है। हिस्टोरिकल डिफरेंस कैसे है? देखो, हाई इनकम इनइक्वालिटी रीजन जो हैं यूजुअली हैव लो इंटरजनरेशनल मोबिलिटी। इसकी वजह से क्या होता है? लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर सोशो इकोनॉमिक मोबिलिटी के लिए। मॉनेटरी रिसोर्स कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है। हमारी इकॉनमी का सबसे बड़ा स्यापा है इनफॉर्मल इकॉनमी होना। हमारे यहाँ पर पैरेलल इकॉनमी बहुत ज़्यादा है, ब्लैक मनी होता है, टैक्स इवेजन की, टैक्स की चोरी की जाती है, स्मॉल टैक्स बेसिस है हमारे यहाँ। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो पॉलिसीज़ हैं हमारी, वो स्टेट्स की सारी ख़राब हो जाती हैं। ह्यूमन कैपिटल कंस्ट्रेंट और ज़्यादा है। जब लो इनकम होगी, लो प्रोडक्टिविटी होगी, टैक्स लो होगा, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो बंदे को अच्छा पढ़ा सकेगा या उसकी अपनी स्किल्स पे वर्क करेगा या नॉलेज पे वर्क करेगा? तो अल्टीमेटली लो ह्यूमन कैपिटल। फिर क्लाइमेट चेंज हमारा एक रिस्क बन रहा जाता है। इट इज़ मेकिंग इट हार्डर फॉर पीपल टू एस्केप पॉवर्टी। सोचो आप, और ज़्यादा वल्नरेबिलिटी बढ़ जाना। सडन चेंज आ गया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, फिर प्राइस का शॉक लगा, फिर बंदा गिर पड़ा, तो नेचुरल डिजास्टर आ गया या किसी जगह पर इन्वायरमेंटल ट्रिगर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई। अब आप कोविड का लगा लो यार, क्या ज़बरदस्त इनइक्वालिटी कोविड क्रिएट करके गया हमारी सोसाइटी के अंदर। उसके बाद अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के बहुत दिक्कत है। इनकम इनक्वालिटी का सबसे बड़ा इस आपको दिक्कत मिलेगी, लार्जर सिटीज़, रूरल एरियाज़ के लोग वहाँ बच जाते हैं और क्या बना देते हैं? स्लम एरियाज़। तो स्लम्स बनेगी, फिर वो भी क्या है? डिवाइडेड सोसाइटी का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो जी, क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं इनकम या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रोकने के लिए? तो मनरेगा हमारा है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, स्किल इंडिया प्रोग्राम है, टैक्सेशन रिफॉर्म्स लिए जा रहे हैं, MSMEs फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जा रही है, और जन धन योजना चलाया गया, सोशल सेफ्टी नेट चलाए जा रहे हैं, आयुष्मान भारत का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सब लिए गए हैं गवर्नमेंट में। लेकिन और भी ज़रूरत है कुछ करने की। सबसे पहली बात है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर आओ, आप इंट्रोड्यूस करने की बहुत ज़रूरत है। रिकमेंड करा है इकोनॉमिक सर्वे ने 16-17 में कि भैया अपना कम से कम मिनिमम इनकम को तो रेस करो ताकि तुम्हारा इनकम गैप खत्म हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग इन द लेबर मार्केट शुरू हो जाए। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की ज़रूरत है। अर्बन काउंटर पार्ट जो है, देखो अभी तक आप मनरेगा स्कीम जस्ट फॉर द रूरल पीपल, व्हाट अबाउट द अर्बन पीपल? यार वहाँ नहीं रहते क्या गरीब लोग? वहाँ पर भी ज़रूरत है ऐसी कोई स्कीम्स की। उसके बाद आपका इक्विटेबल एक्सेस हो एजुकेशन का। बजटरी एलोकेशन कितनी शर्मनाक बात है, हमारे यहाँ कितना कम होता है, बहुत ज़रूरी है उसको इन्हांस करो। 6% तो करो कम से कम GDP की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आ गए हो, कमिटमेंट दिखाओ, उसको अप्लाई करके दिखाओ सब जगह पर। रैशनलाइज करो सब्सिडीज़ को, बेटर टारगेटिंग करो बेनिफिशरीज़ की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करो, एंटरप्रेन्योरशिप लोगों में बढ़ाओ, क्वालिटी जॉब। तो आप क्यों ऐसा सोचते हो यार कि हम किसी के यहाँ जाके जॉब करेंगे? आप कुछ क्रिएट करो कि लोग आप जॉब सबको देने लो। जॉब सीकर मत बनो, जॉब क्रिएटर बनो आप। उसके बाद प्रेजुडिसेस को टैकल करो, मैक्रोनॉमिक पॉलिसी इन्वायरमेंट को कंड्यूसिव बनाने की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत है और इसको अगर ना करें हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप लविंग टू आवर चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, कीप शेयरिंग, and if you have any doubt related to the topic, please ask in the comment box.